इससे पिछले वीडियो में हमने अर्थ योग अनुशासनम को समझा। अब अगले सूत्र में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, वैज्ञानिक सूत्र है, उसको समझने से पहले, उसकी तरफ जाने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमें और जो सूत्र हैं उनको समझने में दिक्कत होगी, समस्या आएगी। आज का वीडियो वैसे तो बहुत जो सब्जेक्ट है बहुत रुचिकर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं इसको जितनी भी सामान्य भाषा में, आसान भाषा में ला सकता हूँ उसको लाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि सामान्य लोगों के लिए है, विद्यार्थी लोग तो समझ ही जाएंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा कि ये जो कार्य जगत है, ये जो संसार जो हम देखते हैं, ये सूर्य, चंद्रमाएँ, मैं, आप, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब कैसे बने, जो हम देखते हैं और कुछ वैज्ञानिक लोग अपने टेलीस्कोप वगैरह से भी देखते हैं, जो भी कुछ पूरा ब्रह्मांड, ये जो आपका पूरा यूनिवर्स है, वो किस तरह से बना। तो तीन चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो परमात्मा जो सर्वव्यापक है, हमेशा से है, उसका कोई आदि है ना अंत है, जिसे हम पुरुष भी कहते हैं योग की भाषा में। और दूसरा है आत्मा, जो मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, हम सबकी आत्मा, वो भी हमेशा से है, उसका ना आदि है ना अंत है, उसको ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, जैसे गीता में कहा गया है। इसी तरीके से तीसरी जो चीज़ है वो है प्रकृति, नेचर, मूल प्रकृति हम जरूर कहेंगे। तो मूल प्रकृति में तीन चीज़ें हैं, सत्व, रजस, तमस। सत्व, रजस, तमस आपने बहुत सुना होगा। इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ पर सत्व, रजस, तमस की बातें होती हैं, और उसमें कई प्रदर्शनी भी हैं ऐसे इस्कॉन टेम्पल में, जिसको देखने पे पता लगता है कि वो सात्विक, राजसिक और तामसिक की बातें करते हैं, बताते हैं उसके बारे में। अब ये सत्व, रजस, तमस क्या है? एक तो सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन की भी चर्चा होती है। किसी व्यक्ति को भी बोलते हैं ये सात्विक नेचर का है, तामसिक नेचर का है, ये राजसिक नेचर का है। लेकिन हम यहाँ सत्व, रजस, तमस से सबसे सूक्ष्म कण, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। और ये बड़ी कमाल की और बड़ी सुंदर बात है कि हज़ारों साल पहले हमारे वेदों में, हमारे दर्शन शास्त्रों में, सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन में अणु की बात हुई है, एटम की बात हुई है, और सबसे सूक्ष्म पार्टिकल्स, सबसे सूक्ष्म कण की बात हुई है, जिसे सत्व, रजस, तमस कहते हैं। और मैं और थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि जब हमारे वैज्ञानिकों ने एटम को तोड़ा, तो एटम को तोड़ने पर एटम में से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीज़ें निकली। एग्जैक्टली ये वैसी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी हैं, जो सात्विक, राजसिक, तामसिक के बारे में बताया, सत्व, रजस, तमस के बारे में बताया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो मैं आपको ये सत्व, ये रजस और ये तमस, ठीक है, ये तीन कण हैं। तो ये कैरम बोर्ड की गोटियाँ, लेकिन ये सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटे कण हैं, इसके बाद और कण नहीं कर सकते। जैसे कि अभी गॉड्स पार्टिकल की बात करते हैं, हिग्स बोसोन के बारे में बात करते हैं कि वो सबसे सूक्ष्म कण को ढूंढ रहे हैं या की बात कर रहे हैं, उससे छोटा कण नहीं। लेकिन योग शास्त्र में सबसे सूक्ष्म कण को, या दर्शन शास्त्र में, जो वेदों में सबसे सूक्ष्म कण को सत्व, रजस, तमस, और वो तीन हैं, एक नहीं। ठीक है। अभी जैसे कि मैंने एक बात करी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कार्य क्या है? वो हमेशा मूवमेंट है उसके अंदर, एक्शन है उसके अंदर। ऐसे ही ये जो रजस है उसमें एक्शन होता है,
एक्शन का कार्य करता है, वो चलता रहता है। ऐसे ही जो आपका जो तमस है वो प्रोटॉन है एक तरीके से। अब मान लो समझने के लिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और आपका जो सत्व है वो न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है। तो ये बैलेंस बनाता है आपका जो प्रोटॉन है, जिसे हम सत्व कह रहे हैं। तो इस तरह से समझ लो कि सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे पूरे संसार बना है, वैज्ञानिक कहते हैं। और योग कहता है कि सबसे जो सूक्ष्म कण है वो सत्व है, रजस है और तमस है। अब जब ये संसार की रचना कैसे होती है, पूरा ये जो ब्रह्मांड बनता कैसे है, तो शुरुआत में जब परमात्मा की इच्छा नहीं थी तो ये सत्व, रजस और तमस तीनों अलग अलग थे, साम्य अवस्था थी इनकी, ये आपस में मिले हुए नहीं थे। तो रजस अलग था, तमस अलग था और सत्व अलग था, ये तीन कण। और ये एक नहीं है, सत्व अनगिनत कण है, तमस अनगिनत कण है, रजस अनगिनत कण है, लेकिन सब अलग अलग हैं। लेकिन जब परमात्मा की इच्छा हुई इस कार्य जगत को बनाने की, तब ये तीनों आपस में मिल गए और ये मिलकर इन्होंने पूरे कार्य जगत को बनाया। तो जब ये तीनों मिले, सत्व, रजस, तमस, परमात्मा की इच्छा से, तो इन्होंने जो पहला एलिमेंट बनाया, तत्व बनाया, ठीक है। ये तीन कण थे और इन तीन कणों से ही पूरी सृष्टि, हम, आप, पेड़ पौधे बने हुए हैं, ठीक है। किसी में सत्व की कण ज़्यादा हैं, किसी में तमस के कण ज़्यादा हैं, किसी में रजस के कण ज़्यादा हैं। इस तरीके से इन तीनों के मिश्रण से ही, कम ज़्यादा कर ही वस्तुएं बनी हैं, चीज़ें बनी हैं। तो पहला जो तत्व, पहला जो एलिमेंट बना इन तीनों के मिलने से, उसे कहते हैं महत्तत्व बुद्धि। आप इसको सिर्फ एलिमेंट की तरह देखें, अभी तत्व की तरह देखें, कंफ्यूज ना हो। बुद्धि तत्व, बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट भी है, और उसको थोड़ा सा बाद में समझ लेंगे। इसको आप सिर्फ एक एलिमेंट समझे, तत्व समझे। तो बुद्धि बनी, बुद्धि से आपका दूसरा तत्व बना, इसी से ही बुद्धि से बना अहंकार। तो पहला जो तीन से मिलने से क्या बना, बुद्धि तत्व, बुद्धि से बना अहंकार। बुद्धि का मतलब तो आप समझ गए कि इंटेलेक्ट है, और अहंकार से मतलब है मेरे होने का भाव। मेरे होने का भाव तो मुझे ही हो सकता है कि मैं हूँ। अभी मुझे जो फील हो रहा है कि ये मैं हूँ, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मेरा बेटा बैठा हुआ था, उसके होने का भाव मुझे नहीं हो सकता, उसके होने का भाव उसी को हो सकता है। चाहे हम किसी से कितना भी प्रेम करते हो, मेरी पत्नी है, दूर है, कहीं कार्य कर रही है, उसका होने का भाव उसी को है, मुझे, मेरा होने का भाव मुझे को है। तो यहाँ अहंकार से मतलब ये नहीं कि मेरा घर बड़ा है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतने गाड़ी है, घोड़े हैं, ऐसा नहीं। यहाँ अहंकार से सिर्फ मतलब है मेरे होने का भाव। तो तीन तत्व से पहले बुद्धि बनी, फिर अहंकार बना, और अहंकार से मन बना, मन भी बना, ठीक है। ये सब चीज़ें बन रही हैं, ऐसी कोई कल्पना की बातें नहीं हैं। ये तत्व बन रहा है। मन का भी एक तत्व है, बुद्धि का भी एक तत्व है, अहंकार का भी एक तत्व है। फिर अहंकार से मन बना, और मन अहंकार से ही, अहंकार से मन बना, अहंकार से ही 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन्स बने। इसको पहले अभी समझ लो, फिर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं हमारे, ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं, आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, और स्किन है, स्पर्श, ठीक है। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन और 5 मोटर ऑर्गन्स बने अहंकार से ही। 5 मोटर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, मेरे हाथ, मेरे पैर, समझ में, मोटर ऑर्गन जिससे हम कार्य करते हैं। मेरा मुंह, जिससे मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा मोटर ऑर्गन है, इससे मैं खाता भी हूँ, चबाता भी हूँ। और मेरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिससे, जैसे मेरा एनस है, जिससे मैं अपना मल त्याग करता हूँ, शरीर की गंदगी को बाहर फेंकता हूँ। और मेरा जेनिटल ऑर्गन्स, जेनिटल ऑर्गन्स जिससे मेरी गुप्तांग जिसे कहते हैं, जिससे हम संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो 5 हमारे मोटर ऑर्गन्स बने। ये अहंकार से एक तरफ ये बने।
विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ कि इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं, तो फिर सामान्य भाषा में नहीं रहेगा, इसको इतना ही समझें। तो फिर दूसरी तरफ अहंकार से आपके 5 तन्मात्राएं बनती हैं। तन्मात्राएं क्या हैं? ये है आपका शब्द है, रूप है, रस है, गंध है और स्पर्श है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, सिर्फ इनको एलिमेंट समझ के चलना और तत्व समझ के चलना। और फिर इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनते हैं। 5 महाभूत तो आपने सुना ही होगा, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, वो ये बनते हैं। तो ये 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, कितनी होगी? 20। और एक मन, बुद्धि, अहंकार, कितनी होगी? 23। और 24वां मूल तत्व, जो हमने कहा सत्व रजस तमस, उस मूल प्रकृति, सॉरी मूल तत्व नहीं, मूल प्रकृति, जिसमें सत्व रजस तमस 24 हो गई। और 25वां आत्मा। तो ये 25 तत्वों से बनता है सारी चीज़। अब ये यहाँ तो बात समझ में आ गई। ये 25 तत्व हैं, 25 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद कुछ नहीं बनता, और तत्व नहीं बनते, तत्वांतर जिसे कहते हैं, इसके बाद तत्व नहीं बनते। लेकिन इन्हीं से ही पूरा यूनिवर्स बनता है। मुख्य रूप से तो सबसे सूक्ष्म सत्व रजस तमस है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समझ लो आप, उससे बन रहा है। लेकिन ये जो तत्व बने, इस तत्वांतर, इसके बाद कोई तत्वांतर नहीं होता, इसके बाद और तत्व नहीं बनते। लेकिन इन तत्वों से पूरी सृष्टि बनती है। अब यहाँ पर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। पृथ्वी मतलब अर्थ है, अग्नि मतलब आप फायर बोल देते हैं, उसको उस तरह से नहीं लेना है। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये वैसे मत समझ लेना जैसे आप देखते हो ये पृथ्वी है, ये जल है, ये आकाश है और ये वायु है। नहीं, इस पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी आप देख रहे हैं, इस पृथ्वी में पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, जल में जल तत्व ज़्यादा है। तो वैसा वाला नहीं, सिर्फ इसको एलिमेंट के रूप में देखें, क्योंकि पृथ्वी तत्व तो मुझ में भी है, पृथ्वी तत्व पशु पक्षियों में भी है, जल तत्व भी है उनके अंदर, अग्नि तत्व भी है उनके अंदर, मैं भी बना हूँ। तो कहने का मतलब जो आप जल देख रहे हैं, जो आप पृथ्वी देख रहे हैं, उसमें पृथ्वी तत्व बहुत अधिक ज़्यादा है, जल तत्व बहुत अधिक ज़्यादा है। तो तत्वों से ही ये पूरी यूनिवर्स बनता है, ब्रह्मांड बनता है, हम आप बनते हैं। अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ, मेरे अंदर पृथ्वी तत्व है। देखो मेरे अंदर आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, न जाने क्या क्या है, पृथ्वी तत्व है। मेरे अंदर जल तत्व भी है। जल तत्व, मेरा ब्लड जो है एग्जैक्टली वैसा जल नहीं है, लेकिन जल है ना। पानी में पीता भी हूँ, यूरिनेशन के लिए भी जाता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन जो ब्लड है वो पूरा मेरा जल तत्व है। वायु तत्व है, पंचवायु है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, योग के हिसाब से। लेकिन अगर सामान्य भाषा में समझे तो ये वायु में ले भी रहा हूँ और छोड़ भी रहा हूँ, और गैस जो बनती है वो भी वायु ही है, वो भी है। और इसी तरह से आप समझ लें कि इन सारे तत्वों से हम बने। अग्नि तत्व है मेरे अंदर, हीट है कि नहीं है। एक मृत शरीर को आप देखेंगे वो तो ठंडा पड़ जाता है, बिल्कुल ठंडा होता है, कभी छू के देखना डेड बॉडी को। लेकिन मेरे अंदर अग्नि है। अग्नि का मतलब सिर्फ जलना, फायर नहीं है। उस फायर में फायर अग्नि तत्व ज़्यादा है, इसलिए वो जलती हुई दिखाई दे रही। लेकिन अग्नि का मतलब गर्माहट, गर्मी। तो मैं आपको इसको एक और सरल एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अब जो एक बीज है, बीज में क्या दिखता है आपको? कुछ नहीं, लेकिन उसमें संभावनाएं कितनी हैं। एक वृक्ष बना देगा, फल देगा, न जाने क्या क्या देगा। जब बीज ज़मीन में गिरता है तो पृथ्वी तत्व लेता है, जल भी लेता है, वायु भी लेता है। ये सारे तत्वों को लेकर वो बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है वो एक पेड़ बनता है। पेड़ से फिर फूल निकलते हैं, पत्तियां निकलती हैं, फल निकलता है, न जाने क्या क्या लगता है, हज़ारों पत्तियां निकलती हैं उसमें से। क्या क्या नहीं था उसके अंदर, उस छोटे से बीज में। ऐसे ही, और हम इसको समझने के लिए, जब पेट में बीज आता है बच्चे का, संतान का, तो उस बीज में अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं होता। ना आपको 5 ज्ञान इंद्रियाँ दिखेंगी, ना कर्म इंद्रियाँ दिखेंगी, ना पृथ्वी तक थोड़ा बहुत दिख जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन उसको जब उचित वातावरण मिलता है माता के गर्भ में, तो उसको वो हर चीज़ मिलती है। भोजन मिलते हैं, पृथ्वी तत्व से बनता है खाना हम जो खाते हैं, जल भी जाता है,
तो उसको जब पोषण मिलता है तो धीरे धीरे उस बीज में से देखो 5 इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रिय उसमें थी उस बीज में, लेकिन अभी दिख नहीं रही थी। लेकिन वो ज्ञान इंद्रियाँ उभरने लगी, कर्म इंद्रियाँ उभरने लगी, 5 महाभूत आ गए, आपके तन्मात्राएँ आ गए। मन बुद्धि अहंकार को भी वैसे ही लेना, क्योंकि ये हाथ देखते हैं तो आप उसको समझ लेते हैं। मन बुद्धि अहंकार भी तत्व हैं, वो भी हैं, कोई काल्पनिक बात नहीं है। ठीक है, ये ब्रेन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर वो है। तो ये पूरा हमारा यूनिवर्स और हम इस तरीके से बने हैं। तो जो मैं बता रहा था आपको कि बच्चे के हाथ पैर भी आने लगते हैं तो कर्म इंद्रियाँ आ गई, ज्ञान इंद्रियाँ आ गई, 5 महाभूत आ गए, ये सब चीज़ें आ गई। अब मैं यह सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो आएगा, जो आगे जो सूत्र आएगा वहाँ मन की बात आएगी, चित्त की बात आएगी। तो थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो हो गए उपकरण, जैसे गाड़ी में उपकरण होते हैं ना, स्टीयरिंग है, आपका शीशा है, सीट है, इंजन है। इसी तरह से मेरे शरीर में भी तो उपकरण लगे हैं, मेरे हाथ हैं, पैर हैं, आँखों से मैं देखता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ। लेकिन मेरे कुछ अंदर के भी उपकरण हैं, जिसे हम कहते हैं मन बुद्धि अहंकार। ये दिखते तो नहीं हैं, लेकिन ये हैं। इसको हम अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो पहले बुद्धि बनी थी, फिर अहंकार बना था, फिर मन बना था। तो 3 क्या हो गए? अंतःकरण हो गए। लेकिन जो आने वाला सूत्र है वहाँ पर चित्त की चर्चा होगी, एक और उपकरण। तो उसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ, विद्यार्थियों को तो समझ में आएगा कि अंतःकरण चतुष्टय है। मतलब जो अंतःकरण है हमारे, जो अंदर के करण हैं, वो 4 हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 की ही बात करी है। लेकिन कुछ दर्शनों में, कुछ दर्शन शास्त्रों में 4 की भी बात होती है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आने वाले सूत्र में आपको समझानी है ये बात, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर चित्त को भी लिया है। चित्त क्या है मैं भी समझाता हूँ आपको। चित्त को भी लिया है, बुद्धि है, अहंकार और मन है। वहाँ पर 4 हैं, लेकिन यहाँ पर सांख्य में 3 बताए गए हैं। अब आपको मन समझ में आता है, बुद्धि भी समझ में आ गई और अहंकार भी आ गई। तो चित्त क्या है? वैसे मन को ही सांख्य दर्शन के, जो योग दर्शन है वो सांख्य दर्शन, जो योग दर्शन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पतंजलि योग सूत्र, वो सांख्य दर्शन का समान शास्त्र है। तो मन को ही चित्त कह देते हैं, बुद्धि को भी कई बार चित्त कहा जाता है कई जगह पे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से चित्त के बारे में समझाता हूँ। मान लीजिए आप बहुत भूखे हैं और एक जंगल में हैं, और उस जंगल में आपको कुछ भी खाने की चीज़ नहीं दिखाई दे रही। आपको एक अमरूद का पेड़ बहुत ढूंढने के बाद एक मिल जाता है। आप वो ये भी नहीं जानते हैं कि वो अमरूद है, उसका नाम भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते आप। अब आपको फल जैसा तो दिखाई दे रहा है, अब आपको ये नहीं पता कि ये मेरे को मेरी भूख को मिटाएगा, ये सही चीज़ है खाने में कि नहीं है, कहीं जहर तो नहीं है, कि मेरे को नुकसान तो नहीं कर देगा, ये आपको बिल्कुल नहीं मालूम है। तो अब हुआ क्या कि आप उस बार बार उस अमरूद को देख रहे हैं, और आपका मन क्या कह रहा है, इसको मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, संकल्प विकल्प कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है, मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और फिर अहंकार ये कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है, ये फल मेरा है, मैं इसको खा सकता हूँ, मुझे खाना चाहिए। अहंकार कह रहा है ये मेरा है, और मन तर्क वितर्क कर रहा है कि भाई इससे नुकसान ना हो जाए, मुझे कोई परेशानी ना हो जाए। तो वहाँ से थोड़ी दूर से एक बंदर आता है, और बंदर उस फल को तोड़ता है और खाने लगता है। अब बुद्धि एनालाइज करती है कि भाई इस बंदर ने खा लिया, और बंदर तो हमेशा से इसको खाता ही होगा, तभी खा लिया है, तो इसको नुकसान नहीं होगा, तो मुझे भी नुकसान नहीं होगा। तो मन तर्क वितर्क कर रहा था, अहंकार कह रहा था मुझे खाना चाहिए, ये मेरा फल है, और बुद्धि ने डिसीज़न ले लिया बंदर को खाते हुए देखते हुए कि हाँ मैं ये फल खा सकता हूँ, और उसने फल तोड़ा और खाया। खाने के बाद उसको कड़वा लगा, मीठा लगा, खट्टा लगा, वो जैसा भी अनुभव हुआ, वो अनुभव चित्त में जाके पड़ गया। चित्त में संस्कार पड़ता है, तो वो मेमोरी बन गई एक, कि वो जाके वो स्टोर हो गया कि ये एक फल है, ये मीठा है या खट्टा है या कड़वा है। जब कभी भी आप उस
फल को देखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा ये मीठा है, कड़वा है, खट्टा है। तो ये चित्त में जो संस्कार पड़ता है, जो मेमोरी के रूप में सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। पहली बार तो हम ये एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, हम ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बुद्धि डिसीजन लेती है, नहीं करना है, करना है, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन है वो चित्त में संस्कार के रूप में पड़ जाती है। तो इसके कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इस तरह से इसको समझेंगे। तो अगला सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए बस हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।